दुनिया गर्म हो रही है और आर्कटिक के पानी अब ज्यादा नौवहन योग्य हैं। रूस को इसमें मौका दिख रहा है। रूस आर्कटिक में जहाज और पनडुब्बियां भेजकर शिपिंग रूट्स बनाना और प्रभुत्व को चुनौती देने वालों को अपनी सैन्य ताकत दिखाना चाहता है, लेकिन इस पर ब्रिटेन भी जवाब देने वाला है। रूस के हाइब्रिड युद्ध से लंबे समय से जूझ रहा यूनाइटेड किंगडम, जहां रूसी शेडो फ्लीट और जासूसी जहाज ब्रिटिश जल क्षेत्र में रूसी जल क्षेत्र से भी अधिक समय बिताते हैं, अब रूस को बड़ा सरप्राइज देने वाला है। एक विशाल विमान वाहक पोत आर्कटिक की ओर जा रहा है। रूस की पनडुब्बियों को अभी चेतावनी दी गई है। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स को आर्कटिक जल क्षेत्र में तैनात किया गया है, जो उत्तरी क्षेत्र में बढ़ते रूसी खतरे से निपटने के लिए यूके की ओर से तनाव बढ़ाने वाला कदम है। ये नया हाई नॉर्थ फ्रंट शुरू हो चुका है। अब नाटो को आर्कटिक में बढ़ते रूसी खतरे का पता लगाने और उसका मुकाबला करने के तरीके खोजने होंगे, क्योंकि यूके के अधिकारियों ने रूस पर समुद्र के भीतर अभियान चलाने का आरोप लगाया है, जिनका मकसद संचार केबलों जैसी पानी के नीचे की संपत्तियों को निशाना बनाना है। रूस नेटो को बेखबर पकड़ने की कोशिश कर रहा है। रूस दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैली अराजकता का लाभ उठाकर भविष्य के युद्ध में बढ़त चाहता है, ताकि वह अपने जहाजों व पनडुब्बियों को संवेदनशील आर्कटिक जल क्षेत्रों में भेज सके। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स के साथ ब्रिटेन पुतिन की योजनाओं में बाधा है। लेकिन इससे पहले कि हम इस जहाज को करीब से देखें और जानें कि इसे क्यों चुना गया, हमें आर्कटिक समस्या में और गहराई से जाना होगा और ये समझना होगा कि ये समस्या कैसे इतनी बढ़ गई कि ब्रिटेन को नौसैनिक तैनाती जरूरी लगने लगी। हम पहले बेयर गैप जाते हैं, जो आर्कटिक महासागर का छोटा हिस्सा है। यह जल मार्ग रूस के लिए ध्यान का एक प्रमुख केंद्र बन गया है, क्योंकि वह आर्कटिक क्षेत्र में अपना दबदबा स्थापित करना चाहता है। करीब 350 समुद्री मील लंबा बियर गैप केप नॉर्थ, जो नॉर्वे की मुख्य भूमि के ऊपर स्थित है, और स्वालबार्ड द्वीप समूह के दक्षिणतम छोर के बीच फैला है। रूस के लिए बियर गैप पर नियंत्रण से उसकी पनडुब्बियां नॉर्वेजियन सागर में आसानी से जा सकती हैं, जहां ध्वनिक परिस्थितियां कठिन होने के कारण उनका पता लगाना मुश्किल है। अगर रूस अपनी पनडुब्बियों को उस सागर में चुपके से भेज सकता है, तो नॉर्डिक देशों, बाल्टिक राज्यों और यूनाइटेड किंगडम सभी को एक जैसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। रूस अपनी पनडुब्बियों को मिसाइल दागने की सीमा में ले आता है। अगर उन पनडुब्बियों में 1500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें हों, तो ये ऐसी समस्या है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। साथ ही इसका सामना करना ज़रूरी है। बेयर गैप सिर्फ एक बड़ी समस्या का लक्षण है, जिससे यूरोपीय नाटो जूझ रहा है। आर्कटिक क्षेत्र पूरी तरह से बहुत तेजी से दुनिया के सबसे विवादित क्षेत्रों में से एक बन गया है, क्योंकि पिघलती बर्फ से शिपिंग लेन खुल रही हैं और उत्तरी समुद्रों में सैन्य तैनाती की संभावनाएं बढ़ रही हैं। रूस, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, आइसलैंड और डेनमार्क आर्कटिक में रुचि रखते हैं, क्योंकि उनकी सीमाएं इस महासागर से लगती हैं। रूस के लिए आर्कटिक महासागर पुतिन की भविष्य की योजनाओं की कुंजी है। रूस वर्षों से आर्कटिक ठिकानों का नवीनीकरण और उत्तरी बेड़े को मजबूत कर रहा है। नाटो ने भी उसी तरह जवाब देने की कोशिश की है, जिसमें यूके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यूके की आर्कटिक शिपिंग मार्गों में सीधी रुचि नहीं है, लेकिन रूस के बियर गैप नियंत्रित करने पर यूके खतरे में पड़ सकता है। इसी वजह से यूके का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर उत्तरी समुद्रों में तैनात है। इसी वजह से यूके ने 2029 तक नॉर्वे में अपने सैनिकों की संख्या दोगुनी करने का फैसला किया है। रूस आर्कटिक में खतरा है। यूके और यूरोपीय नाटो इस खतरे को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। शायद नॉर्वे के रक्षा मंत्री टोर सैंडविक ने जून में इसे सबसे अच्छे तरीके से कहा था, जब उन्होंने कहा, ये यूके के लिए मातृभूमि की रक्षा है। अगर पुतिन स्कैंडिनेविया के उत्तर और बियर गैप पर नियंत्रण पाते हैं, तो ये यूके के लिए सीधा खतरा है। इस स्थिति में कूटनीति काम नहीं आएगी। रूस आर्कटिक क्षेत्र को और खासकर उत्तरी समुद्री मार्ग या NSR को, जो बर्फ पिघलने के साथ खुल रहा है, अपने भविष्य के आर्थिक विकास के लिए केंद्रीय मानता है। टेलर और फ्रांसिस कारण बताते हैं, NSR के माध्यम से
माल भेजने की संभावना से आगे रूस देखता है कि आर्कटिक वास्तव में क्या पेश करता है। इन जल क्षेत्रों के नीचे तेल गैस प्रचुर है। गिडियन और यमाल प्रायद्वीपों में 75% भंडार अब भी अछूते हैं। रूस इन भंडारों का दोहन करने वाला देश बनना चाहता है। ये रूसी आर्कटिक जल क्षेत्रों के दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर भी नियंत्रण चाहता है, जो रूस के इस प्रकार के संसाधनों का 2/3 हिस्सा है। यूक्रेन युद्ध के बाद तकनीकी सीमाएं और पश्चिमी प्रतिबंध रूस की आर्कटिक प्रभुत्व योजनाओं में बाधा बने। फिर भी ये योजनाएं जारी हैं। रूस इंतजार कर रहा है, सही समय का इंतजार कर रहा है, जब वह इन जल क्षेत्रों पर नियंत्रण की ओर बढ़ सके, जिससे वह उत्तरी यूरोप और यूके के लिए पहले से कहीं अधिक बड़ा खतरा बन सकता है। इस बीच पनडुब्बियां रूस को आर्कटिक जल क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बनाए रखने में मदद कर रही हैं। बिजनेस इनसाइडर की 14 मार्च की रिपोर्ट के अनुसार नाटो अधिकारियों ने कहा कि पनडुब्बियां अब पहले से ज्यादा सक्रिय हैं। वाइस एडमिरल रूने एंडरसन, नॉर्वेजियन जॉइंट हेडक्वार्टर के प्रमुख, कहते हैं कि आर्कटिक जल क्षेत्रों में रूसी पनडुब्बी गतिविधि बीते 2-3 वर्षों में 2 गुनी से अधिक हुई है। ये नाटो के लिए समस्या है, क्योंकि रूस के पास 64 सक्रिय जहाजों वाला दुनिया के सबसे बड़े पनडुब्बी बेड़ों में से एक है। नाटो की चुनौती है कि पनडुब्बियां जैसे ही उथले पानी से आर्कटिक महासागर में जाती है, उनका ट्रैक करना कठिन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें ट्रैक नहीं किया जा सकता, लेकिन मुश्किल तब होती है जब आप उन्हें पकड़ नहीं पाते, अगर आप उनका पता नहीं लगा रहे हैं, अगर आप चीज़ों की निगरानी नहीं कर रहे हैं। कर्नल मार्टिन ओडोनेल, जो सुप्रीम हेडक्वार्टर्स एलाइड पावर्स यूरोप के प्रवक्ता है और यह मुख्यालय इस क्षेत्र में नेटो अभियानों का नेतृत्व करता है, कहते हैं कि यह खतरा कई गुना बढ़ जाता है और यह न केवल यूरोप बल्कि इस मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी खतरा पैदा करता है। लेकिन आत्मसंतुष्टि की इजाज़त नहीं। रूस पर नज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि उसने हाइब्रिड युद्ध शुरू किया है, जो अब नाटो समर्थित यूरोप के अधिकतर हिस्से को प्रभावित कर रहा है। आगजनी, तोड़फोड़, साइबर हमले और ड्रोन घुसपैठ सभी अस्थिर करने के व्यापक अभियान का हिस्सा बन गए हैं। रूस का लक्ष्य अस्थिरता फैलाना है और हाई नॉर्थ के पानी कमजोर हो गए हैं, क्योंकि नेटो ये समझने में जुटा है कि रूस क्या कर रहा है, जबकि नेटो आर्कटिक में पिछड़ने की भरपाई कर रहा है। कमोडोर रिचर्ड हेविट, यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के कमांडर, ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से बताया कि शीत युद्ध के बाद से खतरा अब तक कभी इतना बड़ा नहीं रहा। इसी कारण यूके ने अपने प्रमुख युद्धपोतों में से एक को आर्कटिक भेजा है। वह युद्धपोत रूस की दहलीज पर पनडुब्बियों की तलाश में है। और हैरानी की बात यह है कि रूसी खतरे के मामले में यूके बिल्कुल सही था। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स को पहले ही तैनात किया गया है। इससे पहले कि हम इसमें और गहराई से जाएं, ये याद दिला दूं कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आगे जो हम लाने वाले हैं वो आपसे छूट ना जाए। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स की आर्कटिक में तैनाती नई नहीं है। फरवरी मध्य में उत्तरी अटलांटिक में एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती घोषित हुई थी, ताकि आर्कटिक क्षेत्र कवर हो सके, जिसे यूके ने क्षेत्रीय सुरक्षा को बड़ी मजबूती बताया। ब्रिटिश ताकत को खास बनाता है कि HMS प्रिंस ऑफ वेल्स F-35 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टरों से लैस है। यूके रक्षा मंत्रालय ने यह साफ कहा है। यह फैसला दोनों उद्देश्यों के लिए लिया गया था। समुद्र के नीचे की संरचनाओं की रक्षा करने के लिए, जिन्हें रूस अपनी पनडुब्बियों और जासूसी जहाजों से निशाना बनाना पसंद करता है, और भविष्य में संभावित युद्ध क्षेत्र में रूसी आक्रामकता को रोकने के लिए। यूके बिल्कुल संकोच नहीं कर रहा है ये कहने में कि इस तैनाती का कारण रूस है। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2026 तक पिछले 2 वर्षों में यूके के जल क्षेत्र में प्रवेश करने या उसे धमकी देने वाले रूसी नौसैनिक जहाजों की संख्या में 30% की वृद्धि देखी गई है। यूके ने बताया कि HMS प्रिंस ऑफ वेल्स और उसका स्ट्राइक ग्रुप नेटो के स्टैंडिंग नेवल मेरीटाइम ग्रुप 1 के साथ अभ्यास में शामिल होंगे और संयुक्त अभियान बल देशों अमेरिका व कनाडा के साथ काम करेंगे। ये सिर्फ यूके का फैसला नहीं था कि वह अपना सबसे बड़ा युद्धपोत पुतिन को संदेश देने भेजे। यूके और सहयोगी देश मिलकर
पुतिन को दिखा रहे हैं कि आर्कटिक सिर्फ उसकी मर्जी से नहीं चलेगा। यूके ने रूसी पनडुब्बियों की तलाश को लेकर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स भेजा, जो एक प्रभावशाली युद्धपोत है। रॉयल नेवी इसे यूके में अब तक बनाए गए सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों से एक मानती है और कारण स्पष्ट है। 2. क्वीन एलिजाबेथ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बेड़े का हिस्सा। इस जहाज का फ्लाइट डेक 280 मीटर लंबा है और ये समुद्र में 45 दिनों तक रह सकता है, इससे पहले कि इसके खाद्य भंडार को फिर से भरने की जरूरत पड़े। विमानों के साथ कुल क्रू की संख्या 1600 है। 10,000 नॉटिकल मील रेंज वाला ये जहाज आर्कटिक जल में आसानी से लंबा समय बिता सकता है। हथियारों के मामले में यह ऐसा युद्धपोत नहीं है जिससे कोई भी उलझना चाहे। जहाज खुद कई 30 मिलीमीटर मिनी मिनीगन और स्वचालित छोटे कैलिबर की बंदूकों से लैस है। फैलेंक्स क्लोज इन वेपन सिस्टम हवाई हमलों से बचाव के लिए लगाया गया है, जिसकी बंदूक 1 मिनट में 4500 राउंड तक फायर कर सकती है। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स पुतिन की आर्कटिक महत्वाकांक्षाओं के लिए असली खतरा इसलिए है क्योंकि इसका असली मकसद हवाई जहाज ले जाना है। ये जहाज 36 तक F-35B लाइटनिंग 2 फाइटर जेट्स, 12 मर्लिन या टॉर्नेडो हेलीकॉप्टर और 8 अपाचे चॉपर यानी कुल 56 विमान आर्कटिक समुद्र में ले जा सकता है। रूस के पास इसकी बराबरी करने के लिए कुछ भी नहीं है। एडमिरल कुज़नेत्सोव रूस का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर 2025 की गर्मियों में सेवा से हटा दिया गया क्योंकि वह 2017 से नहीं चला था और लगभग टूट चुका था। रूस उसे नौसेना के लिए उपयोगी खतरा नहीं बना सकता। आइए F-35 पर ध्यान दें क्योंकि आर्कटिक में HMS प्रिंस ऑफ वेल्स का सबसे प्रभावशाली हथियार यही है। यूके F-35 से उत्तरी समुद्रों में रूसी जहाजों और पनडुब्बियों पर नजर रखना चाहता है। रैम से लॉन्च होकर मंडराकर युद्धपोत के डेक पर सीधा उतर सकने वाले ये F-35 जहाजों या नेटो ठिकानों पर लगे किसी भी रडार से पहले ही लक्ष्यों को ट्रैक कर लेते हैं। ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, जिससे सैकड़ों मील तक देखना संभव हो जाता है। जब ये उड़ रहे होते हैं तब HMS प्रिंस ऑफ वेल्स साथ के जहाजों और बोर्ड पर मौजूद हेलीकॉप्टरों में लगे सोनार लहरों के नीचे स्कैन करते हैं, पनडुब्बियों और मानव रहित सबमर्सिबल जैसी खतरनाक चीजें खोजते हैं। सिर्फ जहाज की ताकत देखें तो HMS प्रिंस ऑफ वेल्स यूके को उत्तर में रूसी खतरे से निपटने में बढ़त देता है। पॉलिटिको की 6 जुलाई की रिपोर्ट में बताया गया कि यूके ने अपने अभियानों के तहत एक रूसी विमान को रोका। माना कि एक विमान उन पनडुब्बियों से बहुत अलग चीज है जिनका पता लगाने के लिए HMS प्रिंस ऑफ वेल्स उत्तरी जल क्षेत्र में मौजूद है। फिर भी ये इंटरसेप्शन पुतिन को दिखाता है कि यूके ने अब नरमी छोड़ दी है और रूस के साथ नाटो के आर्कटिक हितों के मामले में कोई ढिलाई नहीं बरत रहा है। जिस रूसी विमान की बात है वह BRF या Tu-142 समुद्री गश्ती विमान था, जो रूस की हाइब्रिड युद्ध रणनीति में आम उकसावे की गतिविधियों में शामिल रहा है। BRF ने नॉर्वेजियन सागर में HMS प्रिंस ऑफ वेल्स और उसके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के पास बार बार असुरक्षित और गैर पेशेवर तरीके से पहुंचने की कोशिश की, जो पॉलिटिको की रिपोर्ट से 1 हफ्ता पहले हुआ था। विमान ने यूके युद्धपोत के पास समुद्र में सोनोबॉय गिराए। वे बुआया पानी के नीचे माइक्रोफोन जैसी होती हैं जो पनडुब्बी ट्रैकिंग में मदद करती हैं, लेकिन यह साफ नहीं कि रूस को असल मकसद की परवाह थी या वह सिर्फ HMS प्रिंस ऑफ वेल्स को चिढ़ाना चाहता था। इरादा जो भी रहा हो, यूके ने ढिलाई नहीं बरती। विडंबना ये रही कि BRF बहुत देर तक एक असली भालू को छेड़ता रहा और उसे जल्दी ही एक संदेश मिला। F-35 विमान 2 जुलाई को HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से उड़कर रूसी विमान को रोकने गए और उसे ब्रिटिश युद्धपोत से दूर तक एस्कॉर्ट किया। पॉलिटिको की एक तस्वीर में यूके के F-35 विमान रूस के विमान का सामना करते दिखते हैं। संदेश भेज दिया गया था। यूके का सबसे बड़ा युद्धपोत आर्कटिक जल में है और यह किसी भी चीज से निपटने के लिए अपने विमान तैनात करने के लिए तैयार है, जिसे रूस डराने धमकाने की रणनीति के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। अब जब HMS प्रिंस ऑफ वेल्स तैनात है, सवाल है आगे क्या होगा। ये जटिल है।
आर्कटिक समुद्र में भेजा गया अकेला विमान वाहक पोत खुद रूस पर काबू नहीं कर सकता। ऐसा सोचना मूर्खता होगी। यहाँ तक कि जब विमान वाहक पोत उत्तरी समुद्र में एक बड़े नाटो नेतृत्व वाले बल में शामिल होता है, तब भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन समुद्रों की रक्षा से जुड़ी चुनौतियां केवल बढ़ने वाली है। हमने उल्लेख किया था कि ये समुद्र खुद ही पनडुब्बियों का पता लगाना मुश्किल बना देते हैं, खासकर जब वे पनडुब्बियां गहराई में चली जाती हैं, क्योंकि इन समुद्रों की ऊबड़ खाबड़ सतह और ध्वनिक समस्याएं ऐसा करती हैं। पिघलती बर्फ पानी में लवणता की परतों को बदल देती है, जिससे पनडुब्बियों का पता लगाना और उनकी निगरानी प्रभावित होती है। सर्दियों के दौरान और भी चुनौतियां सामने आती हैं। तब अधिकांश आर्कटिक क्षेत्र, चाहे वो जमीन हो या पानी, एक बर्फीले जंगल में बदल जाता है, जिसमें सैनिकों के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स इन चुनौतियों को पार करने में मदद करता है, क्योंकि यह उन सैनिकों के लिए एक तरह का मोबाइल बेस बन जाता है जो गर्म महीनों में जमीन पर रहते हैं। विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम को अब उस नौसैनिक महाशक्ति के रूप में नहीं देखा जाता जिसके लिए वो हमेशा प्रसिद्ध था, और यह भी एक चुनौती है। हालांकि वॉल स्ट्रीट जर्नल यह बताता है कि यह किसी भी तरह से कोई छोटी मोटी नौसैनिक शक्ति नहीं है। कोल्ड वॉर के बाद यूके की नौसेना छोटी हो गई है। अब उसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 13 फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स हैं, जिनमें से सिर्फ 5 ही सक्रिय रहते हैं और 10 पनडुब्बियां हैं। क्या यह इतनी बड़ी ताकत है कि आर्कटिक समुद्र में शक्ति दिखाए और यूके को सुरक्षा भी दे? यह संभव नहीं लगता। नाटो का सदस्य होने से यूके की ताकत बड़े समूह में शामिल हो जाती है। यह चुनौती है कि पूरा समूह एकजुट रहे। उत्तर के समुद्री इलाकों को प्राथमिकता देने वाले देशों में विभाजन रूस के लिए मौका बन सकता है। रूस की बात करें तो उसने आर्कटिक के लिए अपनी मंशा बहुत स्पष्ट कर दी है, और वह उत्तरी समुद्री इलाकों में प्रमुख शक्ति बनने के लिए जितना हो सके अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। नई आइस ब्रेकर जहाज सेवा में शामिल किए जा रहे हैं, जो आर्कटिक समुद्र में रास्ता बनाकर NSR पार करना आसान बनाते हैं। इवान पापनिन प्रोजेक्ट 23,550 का पहला सशस्त्र आइस ब्रेकर है, जो आर्कटिक बेड़े में सितंबर 2025 में शामिल होगा। रूस चाहता है कि इसी प्रोजेक्ट के अन्य जहाज भी जल्द ही जुड़े, लेकिन रूस को अपनी खुद की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिबंधों के कारण उसके जहाज निर्माण में देरी हो रही है, जिससे आइस ब्रेकर बेड़ा समय पर तैयार नहीं हो पा रहा है। जून में पुतिन ने रूसी जहाज निर्माताओं से ज्यादा परमाणु आइस ब्रेकर बनाने पर जोर दिया, क्योंकि रूस NSR खोलना चाहता है। यहाँ एक खास तर्क है। रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए काला सागर में और जहाज नहीं भेज सकता, इसलिए पुतिन का मानना है कि रूसी जहाज निर्माण को अपनी कोशिशें उस क्षेत्र पर केंद्रित करनी चाहिए जहां उसका असर हो सकता है। ऐसे आदेश यूके और नेटो सहयोगियों को चिंता में डालेंगे। जहाज निर्माण के साथ रूस आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य, परिवहन व ऊर्जा अवसंरचना भी मजबूत कर रहा है। 18 जुलाई की मिलिटार्नी लेख के अनुसार आर्कटिक में रूस ने सैन्य उपस्थिति बढ़ाने में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। रूस को आर्कटिक में प्राकृतिक लाभ है, क्योंकि उसके पास 24,000 किमी लंबा समुद्री तट है और उसने अपने उत्तरी जल क्षेत्रों में 35 से ज्यादा तेल गैस क्षेत्र बना लिए हैं। यह रूस को आर्कटिक में प्रभुत्व के लिए प्रेरित करता है। पुतिन को विस्तार और हितों की रक्षा करनी पड़ती है। एक बात साफ है, आर्कटिक अगला वैश्विक युद्ध क्षेत्र बनेगा। इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध आसन्न है, लेकिन यूके की तैनाती दिखाती है कि उन जल क्षेत्रों पर भू राजनीतिक संघर्ष बढ़ रहा है जो पहले पहुंच से बाहर थे। NSR अटलांटिक और पैसिफिक महासागरों को जोड़ने वाला नया मार्ग बनेगा, जिसका रूस जितना हो सके उतना फायदा उठाना चाहता है। रूस नियंत्रण पाने के लिए लड़ सकता है, इसलिए नाटो को तैयार रहना होगा। यूके चाहता है कि आर्कटिक में रूस का मुकाबला करते हुए वह आगे रहे। 25 फरवरी को रॉयल नेवी के फर्स्ट सी लॉर्ड जनरल सर ग्वेन जेनकिंस ने चेतावनी दी, हमें अटलांटिक में अपने इलाके में परखा जा रहा है। ये अस्थिर और खतरनाक समय है। हमारे द्वीप राष्ट्र की रक्षा करना हमारा काम है
हम यूके की पहली और आखिरी रक्षा पंक्ति हैं और रूस के खतरे से निपटने के लिए यूके को अन्य उत्तरी यूरोपीय नौसेनाओं से मिलकर काम करने का आह्वान किया गया। पनडुब्बी मोर्चे पर यूके को 3 रूसी पनडुब्बियों से निपटना पड़ा जो उत्तर में पाइपलाइनों और केबलों पर गुप्त ऑपरेशन चला रही थी, इसलिए खतरा पूरी तरह मौजूद है। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। यूके और उसके सहयोगी देरी नहीं कर सकते क्योंकि रूस पहले ही सुदूर उत्तरी क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित करने के लिए कदम उठा रहा है। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स की तैनाती उन कदमों के जवाब में यूके की ओर से उठाया गया कदम है। ये विशाल युद्धपोत आने वाले महीनों में आर्कटिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अब काम सरल है, भले ही उसे अंजाम देना सरल ना हो। पनडुब्बियों की खोज करे, रूस को रोके और आर्कटिक जल क्षेत्र की रक्षा करे। नाटो बर्फीले पानी में नई पहल करते हुए पुतिन को यह संदेश भी दे रहा है कि वह यूरोप में उनकी किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार है। महाद्वीप पर नाटो उस युद्ध की तैयारी कर रहा है जो अब अपरिहार्य लगता है, हालांकि वह इसे नहीं चाहता। ईस्टर्न फ्लैंक टेरेस इनिशिएटिव लागू है जिसमें AI संचालित ड्रोन का किल वेव भी शामिल है। और अधिक जानने के लिए हमारा वीडियो देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि रूस और नेटो द्वारा किए गए ताज़ा कदमों का हमारा विश्लेषण आप देख सके। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।